चीज़ बोल रहा हूँ मैं, अब डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको वीबीटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बेसिकली क्या बताती है, क्यों बताती है, ये बाद में ही बात करेंगे, है ना। 1921 में पॉली नाम के एक साइंटिस्ट ने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हुए इस थ्योरी का जन्म किया, ऐसा समझ के कोशिश करेंगे सभी। बहुत ही सिंपल सी बात है, बेसिकली ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, या मैं कहूँ कोवलेंट बॉन्ड को बताने वाली थी। जिनके स्कूल के पेपर में कहीं ऐसा लिखा गया है कोवलेंट बॉन्ड आएगा पेपर में, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो वीबीटी, वीएससीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 चीज़ें बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। हमने वीएससीपीआर थ्योरी को और हाइब्रिडाइजेशन को पहले ही पढ़ा दिया आप लोगों को, आइडियली उससे पहले आती है, जानबूझकर मैं इस सीक्वेंस पढ़ाता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चे का और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। जैसे आप लोगों को आज पता लगेगा 4 बातें आप पहले से जानते होंगे इसकी। सी वीबीटी में सबसे जो काम की बात है वो ये है कि आप लोगों को जो बेसिक बातें हैं वो पता है या नहीं। जैसे कि एस सबशेल जो होती है अपनी, एस सबशेल की जो शेप है, क्या वो क्लास के प्रत्येक बच्चे को पता है? आप कहोगे सर एक्चुअल में ना इसकी कोई शेप ही नहीं है। ये कैसा होता है बेटा जी, हर डायरेक्शन में इक्वली होता है। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, चाहे इसको प्लस बोल लो चाहे माइनस, अब मैंने न्यूक्लियस बोला है तो आप प्लस ही बोलोगे। अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे भी हो सकती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस किसी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में बराबर है, इसीलिए इसको ओमनी डायरेक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, नाम से ओमनी, या ये भी कह देते हैं कि ये डायरेक्शन लेस है, इसकी कोई डायरेक्शन यहाँ पर नहीं है। बोलो गेम समझ में आ गया बेटा? इतनी बेसिक बातें क्लियर है। अगर मैं दूसरी कहानी बताऊं तो दूसरी कहानी आती है एस सबशेल के बाद कौन सी सबशेल है मेरे भाई? पी सबशेल। तो पी सबशेल की जो दुनिया है वो बेसिकली आप लोग पहले से जानते हो। पी जो सबशेल है उसका जो ऑर्बिटल कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसा है, जिसको आप लोगों ने डम्बेल बोला होगा। सच्चाई तो ये है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है वैसे, इसको हाइब्रिड पी बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन पढ़ने पढ़ाने, सीखने सिखाने, ओवरलैपिंग के बाद, स्ट्रेचिंग के बाद मॉलिक्यूल कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है। इसके 2 फेस होते हैं, जैसे किसी वेव के फेस होते हैं। कि ऑर्बिटल कुछ और नहीं होता, एक वेव का फेस ही होता है। जैसे एक प्लस फेस और एक माइनस फेस, तो एक प्लस लगा दो और एक क्या लगा दो, माइनस लगा दो। कल को किसी ने कहा कि भाई एक बात बताओ, इसको मैंने पी एक्स बोल दिया है, क्या बोल दिया इसको? पी एक्स। या ऐसे समझो, ये आप लोगों के पास एक ऑर्बिटल का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल का कॉम्पोजिशन है, बैठ जा, बैठना। ये एक ऑर्बिटल का कॉम्पोजिशन है और यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास पी ऑर्बिटल मुझे जनरेट करना है। तो पी अगर ये एक्स एक्सिस में होगा तो पी ऑर्बिटल कैसे बनेगा बेटा? कुछ ऐसे बन जाएगा सर, बोलो हाँ या ना। और आप देख पा रहे हो ये पी एक्स, इसका मैंने नाम दिया है, क्या नाम दिया? पी एक्स। कल को मैं इसको पी वाई कर लूँगा, पी वाई हो जाएगा वाई एक्सिस में। इसी को अगर जेड एक्सिस, मैंने एक्स एक्सिस को ही बदल दूँ, बस जेड बना दूँ, तो यही पी एक्स पी वाई पी जेड हो जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बेसिकली पी के अंदर हमारे पास यही ऑर्बिटल होते हैं, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है और पी जेड होता है। सर क्या इसको लिखने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं, इसको लिखने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बात करूं पी के अलावा, इसको मैं डी सबशेल बोल देता हूं। अच्छा, डी सबशेल के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि डी सबशेल के 3 तो एक जैसे बिहेव करते हैं, जिसको डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और 2 एक जैसे बिहेव करते हैं, जिसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब अगर मुझे ये बनाना है तो ये बनाना है तो एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ और इनके बीच में मुझे ओवरलैपिंग करनी होगी, ऐसे ऑर्बिटल दिखाने होंगे। जो डी सबशेल है ना बेसिकली वो डबल डम्बेल होती है, क्लास का प्रत्येक बच्चा जानता है। अच्छा, डम्बल तो सब जानते हैं, फेस कोई ना जानता। ये फेस कैसे होंगे? देखो फेस ऐसे होते हैं, ऊपर वाले 2 लोब, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, नीचे वाला 2 लोब, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। या मैं ये कहूँ, आप अगर ऐसे लोब को देख रहे हो
तो यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, आप इसको देख रहे हो यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, जबकि पी ब्लॉक में आपने एक पी बनाया और एक क्या बनाया बेटा, एक प्लस बनाया और एक क्या बनाया बेटा जी, माइनस बनाया। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं? ये बड़े इंपॉर्टेंट है फेसिस। इसका नाम हो जाएगा सर डी एक्स वाई। मुझे अगर आप बताइए, अगर मुझे डी वाई जेड बनाना हो तो इन बिटवीन द वाई इन बिटवीन द जेड, ये बन गई बात। सर विद फेस बनाना हो तो बड़ा ही सिंपल, इसको प्लस बोल दिया है तो इसको भी प्लस बोल दे, इसको माइनस बोल दिया है तो इसको भी माइनस बोल दे। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही कल को अगर मुझे क्या बनाना होगा बताओ सर, कौन सा रह गया, वाई जेड हो गया तो एक जेड एक्स रह गया या एक्स जेड रह गया, तो कुछ नहीं करना, इन बिटवीन बनाना होता, बस ये ध्यान रखना है। ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस। बोलो गेम समझ में आ रहा है? ये तो बेसिक बातें हैं सर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर के अंदर आप ज़्यादा समय ना बताएं, बस सर की कुछ बातों को सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट आप लोगों से बाहर जाएगा ही नहीं। ये कैसे? ये अलॉन्ग एक्सिस होता है, ये बस आप लोगों को ध्यान रखना है। अगेन वही, ये प्लस है तो ये भी प्लस है और ये माइनस है तो ये भी माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसे ही डी जेड स्क्वायर होता है। डी जेड स्क्वायर कुछ ऐसा होता है कि ये पी ऑर्बिटल ऐसे होता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और ये आप लोगों का ऐसा होता है। डी जेड स्क्वायर के नाम से इसको आप लोग जानते हो। क्या क्लास का प्रत्येक बच्चा बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को समझ चुका है? और ये बेसिक भी है, ये आसान भी है, जल्दी से होने वाली चीज़ें भी हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि एस जो है बेसिकली स्पेरिकल है, पी जो है वो डम्बेल है, डी जो है वो डबल डम्बेल है, और डी के अंदर जो पांचों ऑर्बिटल कॉम्पोजिशन है वो आप लोगों ने सीख ली है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। एक बात आपसे कहनी है, एस अपने आप में कोई डायरेक्शन नहीं रखता, तो सबसे लीस्ट डायरेक्शनल अगर कोई है तो वो कौन है? एस। अगर कोई मुझसे डायरेक्शनल ऑर्डर पूछ ले, भाई एसपीडीएफ में से डायरेक्शनल ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, मैं कहूँगा एस का मिनिमम होगा, फिर उसके बाद बेटा पी का, फिर उसके बाद डी का। एफ को ऐसे हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो भैया मेंशन करना ही पड़ेगा। एस पी डी एफ के ऑर्डर में आप इसको अरेंज करें। जनरली बच्चा ऐसा समझ जाता है कि पी इज़ मोर डायरेक्शनल, टी इज़ मोर डायरेक्शनल, गलत बात। एस पी डी एफ के ऑर्डर में एस जो है सबसे लीस्ट डायरेक्शनल होता है, उसके बाद कहीं जाके पी आएगा, उसके बाद कहीं जाके क्या आएगा बेटा? डी आएगा। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू एंड एवरीवन इन द हाउस। सर क्या इसको रटने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, रटने का तो मतलब ही नहीं है इन सारे कॉन्सेप्ट को। चलिए एक बात आपसे कहनी है, डी जेड स्क्वायर का शेप क्या है बेटा? डी जेड स्क्वायर की कोई शेप नहीं होती, बाकी ऐसा बोल देते हैं कि इसको डोनेट मानते हैं, डोनेट है ना, डोनेट बोल देते हैं, 8 फोल्डेड बोल देते हैं, डोनेट बन जाता है। कोन होता है ना, कोन देखा है आप लोगों ने? एक नीचे कोन बना दो, एक ऊपर कोन बना दो, उन दोनों को देखोगे तो डोनट। डमरू, अरे यार ऐसा है ना, कैसा बन जाता है? ऐसे बन जाता है। डमरू कैसे बनता है भैया? बनाना ऐसा कुछ टाइप से है ना, इस टाइप की फॉर्मेशन इसमें बनती है, इसी को डोनट बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, आपने ऊपर पॉजिटिव लिखा या नेगेटिव लिखा, और इसका कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव, एक पी की इन्वॉल्वमेंट होती है बस। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से देखेंगे ऋषभ, और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। दमदार कॉन्सेप्ट आज की क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आसानी से कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में भी आएगा। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखेंगे सभी। सर ये बातें तो बेसिक हैं सर, ये तो कोई भी पढ़ा ले सर, क्या इंपॉर्टेंट है? देखो भैया इंपॉर्टेंट तो बहुत है। आप लोगों को पता है एक ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसे, अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया या डबल बॉन्ड हो गया, एक सिंगल बॉन्ड आपने ऐसे पढ़ा है, एक सिग्मा पाई, एक बीच वाला सिग्मा, ये पाई है ना, ये सब पढ़ रखा है ना आप लोगों ने? अगर पढ़ रखा है तो चलो उसी की एक्सप्लेनेशन हम लोगों को करनी होगी। एक्चुअल में सिग्मा कौन बनाता है, पाई कौन बनाता है, डेल्टा कौन बनाता है। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ द बॉन्ड। द वेरी फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, अनदर इज पाई, और उसके बाद हमारे पास एक बॉन्ड आता है जिसका नाम क्या? डेल्टा। डेल्टा बॉन्ड जनरली कम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन डेल्टा बॉन्ड भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे सभी। एक बॉन्ड जिसका नाम सर ने सिग्मा बॉन्ड रखा है, सिग्मा बॉन्ड बेसिकली कैसे बनता है इसको समझना होगा। सीना भैया, बॉन्ड बनने के 2 तरीके हैं, एक ऑर्बिटल आए और दूसरा ऑर्बिटल आए और ये ऐसे मिल जाए आपस में, इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या नाम है इसका? एक्सियल ओवरलैपिंग। इसको एक नाम और दे देते हैं, हेड से हेड ओवरलैपिंग, बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। यानी कि ये पॉजिटिव एक्सिस वाला पी ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव एक्सिस वाला पी ऑर्बिटल, अगर ये आपस में ऐसे मिली तो जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर ये ऐसे मिले तब जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा जी?
वो जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। कहने का मेरा मतलब है प्यारे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बेसिकली एक्सियल बॉन्ड है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड है। अब ये कैसे कैसे बनता है, क्या क्या कंडीशंस है, इसको समझेंगे साथ के साथ। इधर देखेंगे भाई सभी, देखो मेरा ऐसा मानना है, लिखना बाद में, पहले सीख लो एक बार तसल्ली पूर्वक। सर सिग्मा बॉन्ड बनने की पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप ना एक एस ले आओ, एस। अगर आपने एस ये पॉजिटिव वाला लिया है तो बेटर है दूसरा एस भी क्या लो सर, पॉजिटिव ही लो, क्योंकि ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, कोवलेंट बॉन्ड को दर्शा रहे हो, तो इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा जी सिग्मा बॉन्ड। इसमें एस और एस आपस में मिले हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है। दूसरा है जी जिसका नाम है पी, का नाम क्या है बेटा जी, पी। एस और पी के बीच में बॉन्डिंग, एस और पी के बीच में बॉन्डिंग। सर ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, मान लो आपने एक एस ले लिया पॉजिटिव एक्सिस का और आप एक पी लिया है पॉजिटिव एक्सिस। समझना बात को, पी एस ही तो होता है, तो इसका मतलब ये एस है और ये क्या है, पी एक्स है। अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, अगर तुमने ये पी एक्स ले लिया और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया आपने एक्स, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब यह भी समझाऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आपको प्लस रखना पड़ेगा और ये कैसे रखना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि मैंने बोल दिया है ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव होती है। कहने का मेरा मतलब है अगर एक वेव जा रही है, एक क्रस्ट के ऊपर आपने एक और क्रस्ट लगा दिया तो बड़ा क्रस्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। और एक क्रस्ट के ऊपर तुमने ट्रफ चिपका दिया तो बेटा जी वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, यानी कि घट जाता है। फिजिक्स में टीचर्स जो है इसको सिखाते हैं। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई कि सर पी का कोई भी लगा लो, पी एक्स लगा लो, पी वाई लगा लो, पी जेड लगा लो, एक्सिस के अराउंड बस होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है सर, पीपी में ओवरलैपिंग हो जाए। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को सीखना है। देखो ये पी है बेटा, मान लेते हैं जी पी एक्स है, यहाँ प्लस लगा दें यहाँ माइनस। तो आप मुझे बताइए इस वाले ऑर्बिटल में ये जो लेफ्ट वाला लोब है, ये बताइए क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस। आप कहोगे प्लस, ये माइनस। अगर ये पी एक्स है तो निश्चित है ये भी कैसा होना चाहिए, पी एक्स। सर अगर एक पी एक्स हुआ और एक पी वाई हुआ तो क्या बॉन्ड बनेगा, आप खुद देख लीजिए, बॉन्ड बन सकता है क्या। यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और आप यहाँ से ओवरलैपिंग करा रहे हो, इसका मतलब क्या है, ओरिएंटेशन का सेम होना बड़ा जरूरी है इस केस के अंदर। और एक टर्म यूज होती है, नाम है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस ही है तो बेटा जी जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, सिग्मा। लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स नहीं होकर कोई और एक्सिस आ जाती है तो बॉन्ड पाई बनता है, वो सिखाएंगे अभी। आप इस पूरी बात से अब जरा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। बेटा बताइए कितने लोब एक सबशेल के यूज हुए ओवरलैपिंग के लिए, तो आप यूज करेंगे जी इसका एक लोब हुआ, इसका भी एक लोब यूज हुआ, तो आइडियली वन लोब इज देयर। एसपी में भी देखेंगे जी एक लोब ने ही रिएक्शन किया, पीपी में देखेंगे अगेन एक लोब ने ही रिएक्शन किया। बोलो गेम समझ में आ रहा है। इसके तीनों टाइप एसएस ओवरलैपिंग, एसपी और पीपी को मैं यहाँ पर सिखा चुका हूँ, इससे ज़्यादा आप लोगों को इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जरा पाई पर आ जाते हैं। पाई इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पैरेलल बॉन्ड भी होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग भी होता है, इसी को साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं और इसी का नाम लेटरल ओवरलैपिंग भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेटरल और कोलेटरल एक ही बात है बेटा जी। हाँ ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। यहाँ पर लेटरल कोलेटरल ओवरलैपिंग, या मैं कहूँ आपकी साइड वाइज, या मैं कहूँ आप लोगों का पैरेलल ओवरलैपिंग। ऊपर वाले ऑर्बिटल भी आपस में मिल जाते हैं और नीचे वाले भी मिल जाते हैं। पहली बात इसकी कंडीशन है कि ये बेसिकली एस तो शो करने से रहा भाई, पाई बॉन्ड कौन कौन बना सकता है, आंसर होगा सर पाई बॉन्ड बना सकता है एस, और एस में कभी भी पाई बॉन्ड नहीं दिखेगा। दूसरा, जब जब एस इन्वॉल्व हो जाएगी पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पाई बॉन्ड दिख सकता है तो इसमें दिख सकता है पी और पी में, पी और डी में, और डी और डी में। ये तीन कंडीशन पाई बॉन्ड की मेरे को देखने के लिए मिलेगी। नोट करेंगे बाद में, अभी पहले सुनेंगे सर की बात। तो चलिए पाई बॉन्ड को मैं दर्शाने जा रहा हूं, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी बच्चे, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पेपर में जो आना है ये सवाल है ही नहीं, पेपर में कुछ और आना है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए ये बेसिक टूल है, इनको पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज रट्टा लगाना पड़ेगा। तो बेटर है एक बार ढंग से पढ़ ले कि अगर बाई चांस सवाल घूमता है तो आप घुमा दोगे उसको। मैंने बोला भैया तुम्हारे जीवन में एक पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड पहला बनाते हैं पी और पी में। देखो कितना सिंपल है, क्योंकि अब क्लास के सभी बच्चे जानते हैं कि तुम भी डम्बेल हो और तुम भी डम्बेल हो। तो सर ये मैंने बना दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और एक और पी ले आया,
जो कि ऐसा था, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, निश्चित है। अगर ये पी एक्स है तो ये भी कैसा मिलेगा मुझे, पी एक्स ही मिलेगा, सेम ही है, क्योंकि पी वाई तो भैया ऐसे मिलता है अपोजिट। वहाँ ओवरलैपिंग एक्सटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, नहीं होता, क्योंकि वहाँ ये वाला प्लस आधा पॉजिटिव से रिएक्ट कर रहा है, आधा नेगेटिव से, तो नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा बेटा, जीरो, तो कोई ओवरलैपिंग एक्सटेंट बना ही नहीं। अब एक पी एक्स एक पी एक्स, अब इन दोनों को बेटा जी मैं पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझना प्यारे बच्चों ध्यान से। ये दोनों अब इनमें नजदीकियां बढ़ गई हैं और ये बॉन्ड बनने की तैयारी है, तो बॉन्ड बन चुका है, आप लोग देख पा रहे हो। सर सबसे पहली बात ओवरलैपिंग ये हो गई, ओवरलैपिंग। सर किसी ने कहा सर मैक्सिमम कितनी ओवरलैपिंग हो सकती है, भैया मैक्सिमम 50% से नीचे, क्योंकि 50% के बाद अगर आपने ओवरलैपिंग कर ली तो इसका मतलब आप न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहे हो। नोबेल प्राइज वाला काम हो रहा है सीधा सीधा। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ द एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर तोड़ के अगर तुमने ओवरलैपिंग कर दी तो भाई तुम जो है नासा टाइप के बच्चे हो फिर, है ना, वहां भी नहीं हो रहा होगा ये। तो कुल मिला के बात ये है कि ये ओवरलैपिंग यहाँ दिखाई दी और ये ओवरलैपिंग मुझे यहाँ दिखाई दी। क्या दोनों बातें समझ में आई आप लोगों को, से यस और नो? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक अब आप देखें, सीखें, समझें कॉन्सेप्ट को। सी सर इसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी जरा बताना। सर ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये माइनस था। सर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी ये वाली। अगर ये पी एक्स है ना तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मे बी वाई मे बी जेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तभी पाई बॉन्ड बना। अच्छा पाई बॉन्ड में कितने लोब्स इन्वॉल्व हुए देखिए। सर एक सबशेल के 2 लोब इन्वॉल्व हुए, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, इसका भी ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा यहाँ जो लोब सर ने लिखे हैं पाई बॉन्ड में, वो कितने लोब्स लिखे हैं बेटा, 2 लोब्स। क्या मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को, बोलो। तो सर पीपी का एक केस आपने पढ़ा दिया है, एक और केस पढ़ा दीजिए पीडी का। देखिए बड़ा ही सिंपल है। अच्छा कल को यहाँ पी वाई लगा दूं और यहाँ पी वाई लगा दूं तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए, एक्स और जेड। ऐसे जेड के केस में अपोजिट वाली सी। ये बेटा जी मैंने यहाँ पी बना दिया, क्या बना दिया, पी। एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, और एक हमारे पास डी होता ही है, आप तो समझदार हो, जानते ही हो पहले से। डी जो होता है वो डबल नंबर है, और यहाँ पर प्लस लिखूंगा तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस। जरा इनकी नजदीकियां बढ़ाएं, एक प्लस और एक माइनस, और यहां से जैसे ही मैं इसको लाता हूं, बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो ओवरलैपिंग आप देख पा रहे हो ना, इसी ओवरलैपिंग का नाम पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है। और आप लोगों ने अपने स्कूल्स में ये सुन तो जरूर लिया होगा, हाँ ये कुछ बॉन्डिंग होती है पी पाई डी पाई, है ना, तो वहां समझ में नहीं आई होगी, निश्चित है अब सीखोगे आप लोग उसको। तो ये गेम समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ से डेटा जो समझ में आता है मुझे वो ये आता है, सर यहाँ जो बॉन्ड बना है ये पी है, यहाँ जो बॉन्ड बना है ये डी है, ये जो बॉन्ड बनना है ये पाई है, तो नाम हो गया पी पाई डी पाई बॉन्ड। सर इसके एग्जाम्पल दुनिया भर के, H2SO4 H3PO4 दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं। क्या ये डेटा समझ में आ गया? पीडी का एक बॉन्ड और होता है जिसका नाम है डीडी। आप लोग समझ तो गए हो कि डीडी बॉन्ड बनता कैसे भैया। भैया डीडी बॉन्ड बनने का बेसिक तरीका क्या है कि सर ये डी है और सर ये भी एक डी है, आप जान पा रहे हो। भैया मैं यहाँ प्लस बना देता हूँ, एक यहाँ भी प्लस बनाना पड़ जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस बनाओ तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब आप खुद ही बताइए क्या ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो इस ओवरलैपिंग का नाम क्या है बेटा जी, डी पाई डी पाई। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, यही वो समय है जब आप में और बाकियों में अंतर आएगा। ये ऐसे ऑर्बिटल था, ये ऐसे ऑर्बिटल है, ये आपस में आए, ये मिल गए, इसका नाम है डी डेल्टा। नहीं समझ में आया? आया या नहीं आया? अभी दोबारा सुनो। ये ऐसे था डी ऑर्बिटल, एक प्लस और यहाँ नीचे माइनस। ये ऐसा था डी ऑर्बिटल, ऊपर था प्लस नीचे था माइनस। ये आए आपस में, ये दो लोब मिल गई, 4 लोब हुई टोटल जो मिलने वाली है, या 2 इसकी 2 इसकी। क्या गेम समझ में आया? बॉन्ड बना कौन सा बेटा जी, बॉन्ड बना कौन सा, बॉन्ड बना डी पाई यानी कि पाई बॉन्ड। क्लियर है? अब कितने लोब्स मिली बेसिकली, 2 यानी कि 4 लोब टोटल हो गई। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, हाउ मेनी लोब्स आर देयर, 8, और 8 लोब बनते ही बॉन्ड बन गया कौन सा, 4 लोब, 1 से तो 2 से कितनी हो गई बेटा जी, और जल्दी आ गया यार, कुछ जगह दे दो भाई, टाइम पे आओ ना यार।
तुझे कुछ क्या बोला सर ने? अरे क्या बोला सर ने? बैठ बेटा बैठ, यही बता दूंगा सारा, टेंशन ना लो। बैठो बेटा। चलो भाई, बस बातें नहीं प्लीज, प्यारे बच्चों बातें नहीं करनी, खेल बस। ये तुम शांत रहोगे ना, मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। अब अपने आप से कुछ चर्चा करोगे तो फिर नहीं सिखा पाऊंगा भाई। अभी समझा रहा हूँ। मैंने बोला बेटा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ इसकी एक लोब, इसकी एक लोब, इसकी एक लोब, इसकी एक लोब, अगर ये ऐसे आपस में मिल रहे हैं तो बॉन्ड का नाम है पाई। लेकिन इसकी चारों, इसकी चारों, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको उठा, यहाँ से उठ गया, इसके ऊपर डाल, तो चार की चार क्या हो जाएंगी बेटा जी, इससे ओवरलैप करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डेल्टा बॉन्ड। क्या नाम हो जाएगा इसका? डेल्टा। अब तुम सोच रहे होंगे सर डेल्टा बॉन्ड दिखाई दो कैसा होता है, तो देख ही लो। डेल्टा बॉन्ड को आप लोग देख ही लो। देखिए बेटा जी, ये ऐसा होता है भैया, सीख लो। बिना कष्ट के सीखना है, कष्ट हो तो बता दीजिए। मैंने बोला भैया इस सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जाओ, हो गए? ऊपर वाली फेस में इस सेंटर पे पॉइंट पे खड़े हो जाओ। अंतर समझ में आ रहा है? मतलब इस छत के सेंटर पॉइंट पे और इस ग्राउंड फ्लोर के जो है आप लोगों को ग्राउंड के सेंटर पे। बोलो गेम समझ में आ गया? अगर इसको क्यूब मान रहे हो आप लोग, सी इसको सेंटर मान के एक बॉन्ड बना दो, ऐसे ऐसे बन गया जी। ऐसे एक, ऐसे एक, ऐसे। समझ में आ गया? आ जाओ इसको मिलाते हैं। ये इससे मिल गई, ये इससे मिल गई, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया। हाँ या ना में जवाब दो। ये जो अभी आप लोगों ने चमत्कार देखा है, इसी चमत्कार को हम लोग बोलते हैं, मान लो एक्स और वाई एक्सिस में बनाया, तो डी एक्स वाई और डी एक्स वाई। इस समय अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड होगी इन दोनों के अलावा, तो जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम ही डेल्टा होगा। नहीं पल्ले पड़ा ना? क्या पड़ गया? ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछूं, भाई एक और चमत्कार करके देख लेते हैं, यहाँ एक और क्यूब तैयार करते हैं। इस क्यूब के अंदर अगर मैं देखता हूं, मैंने फिर से सेंटर पॉइंट पे खड़ा हो गया यहाँ, इस सेंटर पॉइंट से मैंने इस बार ऑर्बिटल को ऐसे बनाया अलोंग एक्सिस, और यहां से देखा तो ये ऐसे आया। आप देख पा रहे हो अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर है, एक सेंटर से जा रहा है और एक कॉर्नर से जा रहा है। आया ना? इस ऑर्बिटल फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो दूसरी वाली होगी, अपोजिट वाली, वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी। अगेन द बॉन्ड फॉर्म इज डेल्टा। कैसे? अब दोनों को मिलाओ, देखो चार ऑर्बिटल मिलेंगे। 3D में देखोगे तो मिल जाएंगे। तरीका वही है जो मैंने बताया, ऐसे और ऐसे, ऐसे देखते ही 3D हो गया ना, ऐसे 3D। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? ये डी में होता है केवल और केवल। ये भी याद रहे, डेल्टा बॉन्ड हमेशा डी में बनेगा, पी की औकात नहीं डेल्टा बॉन्ड बनाने की। डेल्टा बॉन्ड बनेगा डी में। क्या ये बेसिक बात समझ में आ गई? अब तुम्हें क्या क्या लिखना है सुन लीजिए। सबसे पहला पेज तो आपको ये लिखना है, टॉपिक को स्टार्ट करते ही पहला पेज ये है, दूसरा पेज आपका ये है, तीसरा पेज आप लोगों का ये है, और फोर्थ पेज आपका ये है। कृपया करके स्पीड में लिख लीजिए इसको, स्पीड में बिल्कुल। चार लोग ही तो मिले, जैसे यहां से एक मिला, अब ऐसे ढूंढोगी तो दो मिले। ठीक है, स्पीड में नोट कीजिए भाई। बेटा बातें नहीं प्लीज, सही बता देता हूँ भाई। ये स्ट्रेंथ जो आप देख रहे हो सिग्मा, देखो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो इसलिए है क्योंकि वो बॉन्ड कैसा है बेटा जी? ऐसा बॉन्ड है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। लेकिन अगर डेल्टा और पाई में कंपेयर करूं तो डेल्टा में ओवरलैपिंग एक्सटेंट इसलिए ज्यादा है कि उसमें उस चार लोब मिल रही हैं, और दूसरी तरफ क्या है? एक लोब। तो इसलिए आप इस रीजन को लिख दें कि यहाँ चार लोब्स हैं जी, और यहाँ कितनी लोब हैं? दो लोब्स हैं। तो सर यहाँ तो एक लोब है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप बोलोगे सर ये हेड ऑन है ना, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है सिग्मा में। आगे बढ़े,
चलें आगे। आगे बढ़े बेटा। आदित्य समझ में आ रहा है? ईपीएस वालों का एग्जाम है बेटा, आई थिंक ट्यूसडे। आप लोग एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ पढ़ना है तो रक्षाबंधन वाले दिन आ सकते हो। आफ्टरनून में तो आपका फंक्शन खत्म हो ही जाता होगा, और लड़के लोग तो सुबह 10 बजे फ्री हो जाते हैं मेरे हिसाब से। लड़कियों की कमाल देखो, नो कमेंट है ना। पैसा ही पैसा होगा है ना, पैसे कमा लेते। चलें आगे। कितांश आया समझ में तुझे? कृतिका, विधि, वीर, आल्या, बेटा बातें नहीं प्लीज। बच्चों बातें नहीं करनी यार, सीखना है चीजों को। चलें आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आ रहा है जो सीखना है आपको। बेटा बातें नहीं प्लीज। तो आना समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब बहुत ध्यान से देखो, असली चीज अब आने वाली है। भाई यार जल्दी करो नोट यार, तुम्हारे हाथ ही नहीं चलते भाई। स्पीड में देखिए। चले वैष्णवी, कल तो पेपर होगा आपका। ठीक, आगे बढ़े। तू बस बोर्ड पे फोकस रख, तू इधर उधर की बातों में ध्यान ही मत दे ना, स्कूल का नहीं है। चले वत्सल, अगला कॉन्सेप्ट। चलो ये बना लोगे ना घर पे? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। बस बस बस, बातें नहीं। देखिए इसको सीख गए तो मतलब अभी पिछला नहीं भी सीखा तो भी सीख गए, ठीक है। बाकी पिछला सीखा होगा तब ये समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखोगे। एस एस, एस एस अगर तुम्हारे पास दो ऑर्बिटल हैं तो आप किसी भी एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना लीजिए। बॉन्ड जो बनने वाला है उस बॉन्ड का नाम क्या है? सिग्मा। ठीक है मेरे भाई। अगर आप एस और पी एक्स को लाते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा? सिग्मा। यहाँ पी वाई है तो वाई एक्सिस लानी पड़ेगी तो सिग्मा। पी जेड है तो इंटरन्यूक्लियर जेड होनी चाहिए पड़ेगी, तब भी क्या बनेगा? सिग्मा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ सर, पेपर में सवाल कैसा आएगा? पेपर में सवाल आएगा इफ एस ऑर्बिटल इज कंबाइंड विद पी जेड ऑर्बिटल टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फॉर द सेम। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि भैया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एस और पी की कौन सी एक्सिस इन्वॉल्व करनी पड़ेगी? अगर वो पी जेड है तो जेड एक्सिस। अब आगे आ जाइए। टी एक्स और पी एक्स में अगर तुम्हें सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी चाहिए होती है? एक्स। ऐसी पी वाई में वाई तो सिग्मा, ऐसी पी जेड तो जेड तो सिग्मा। ये गेम समझ में आ रहा है? जरा पाई बॉन्ड को सीख लो भैया, ये पी एक्स है और साथ वाला भी पी एक्स है, तो इंटरन्यूक्लियर वाई या जेड होगी तो बॉन्ड बनेगा पाई। बोलो हाँ या ना। ऐसी अगर पी वाई है, एक्स या जेड होगी तो बॉन्ड बनेगा पाई। ऐसे ही जेड जेड है तो एक्स या वाई होगी तो बॉन्ड बनेगा कौन सा? पाई। क्या गेम समझ में आ गया? आप सुनो सुनो। एस एस कोई भी एक्सिस, एस पी एक्स तो एक्स एक्सिस, एस पी वाई तो वाई एक्सिस, एस पी जेड तो जेड एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड के लिए पाई। पी और पी, पी एक्स सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो एक्स एक्सिस, और पाई बॉन्ड बनाना है तो वाई या जेड एक्सिस। ये वाला सारा हो गया। गेम समझ में आ गया कि जब एक्सिस अपोजिट होगी पीपी में तो पाई,
एक्सिस सेम होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, सिग्मा। अगला आ जाते हैं, अगर पी जेड है तुम्हारे पास और ये डी जेड स्क्वायर, इसको समझ लो बेटा, डी जेड स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा ना, और यहाँ जेड एक्सिस होती है, और तुमने पी जेड और लगा दिया इसके पास, तो पी जेड आपस में ओवरलैप कर लेंगे कब, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी क्या होगी, जेड। और अब जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम क्या होगा बेटा जी, उस बॉन्ड का नाम होगा सिग्मा। गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो कितना सुंदर सवाल है, आप ये समझिए, मैंने कम से कम 3 या 4 बार तो जेई मेंस में देख लिया ये क्वेश्चन। बच्चा सोच ही नहीं पाता कि सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है पीजेड स्क्वायर से, क्यों नहीं बन सकता भाई, जेड है, आप नीचे से जेड ले आए, इंटर न्यूक्लियर भी जेड बना दी, क्यों नहीं बनेगा सिग्मा बॉन्ड, बनेगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट, पी और डी में कौन सा बॉन्ड बनता है दोस्त, पाई। अगर मैंने बोला ये पी एक्स है और ये पी डी एक्स वाई है, तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, ट्रिक समझ लो, एक्स और ये एक्स के अलावा जो भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी अनकॉमन, मतलब समझ जाएंगे कि वही क्या होगी, बेसिकली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी। ये आगे समझ में? कल को मैंने पी वाई और डी एक्स वाई लिखा, तो बताइए मैं क्या लिखूं जी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड। कल को मैंने पी वाई डी वाई जेड लिखा, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगी, जेड। कल को मैंने पी जेड और डी वाई जेड लिखा, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगी, वाई, फॉर फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही मैंने पी एक्स डी एक्स जेड लिखा, तो भैया जेड, पी जेड डी एक्स एक्स जेड लिखा, तो अपोजिट कौन सा नजर आ रहा है, एक्स, तो ये सभी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई। तुम लोग सीख पाए नहीं सीख पाए? अभी नहीं सीखे, सुनो पहले पूरी बात समझ लो, फिर डाउट है तो आप पूछना। एस एस कोई भी ओवरलैपिंग हो, आपका बनेगा सिग्मा, और एक्सिस कोई भी हो, बनेगा कौन सा बॉन्ड बेटा, सिग्मा, क्योंकि एस भी स्पेरिकल है, ये भी स्पेरिकल है, इनकी कोई अपनी डायरेक्शन ही नहीं है, ओमनी डायरेक्शन है, यानी कि हर डायरेक्शन में सेम है। सी दूसरा, एस को पी के साथ मिलाओगे सिग्मा ही बनेगा, पी को पी के साथ मिलाओगे तब सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। तो सवाल की पॉसिबिलिटी एस पी में कभी नहीं होती, इसमें होती है पीपी में। अब पीपी में सिग्मा कब बनेगा, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वही हो जो तुम्हारे ऑर्बिटल की एक्सिस हो, जैसे पीजेड तो जेड ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर जैसी अपोजिट डालोगे तो पाई बन जाएगा। ये पूरा काम इसी बात को कहते ही समाप्त हो गया। यहां आ जाते हैं, यहाँ इस केस में मैंने बोला पीजेड और डीजेड स्क्वायर को रट के रखो कि बॉन्ड सिग्मा बनना है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड है तो एक्स और वाई होंगी, तो नहीं बनेगा कुछ, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बनेगा, नो ओरिएंटेशन इस पर्टिकुलर केस में। नेक्स्ट, पी एक्स डी एक्स वाई, पी और डी को आपस में मिला रहे हो, तो जो अनकॉमन एक्सिस है, जैसे पी एक्स लिखा डी एक्स वाई लिखा, तो अनकॉमन वाई हुआ, तो उस वाई एक्सिस के अलॉन्ग पाई बॉन्ड बन जाता। वाई एक्सिस अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो क्या बन जाएगा बेटा जी, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये पूरी बात ऐसा कहते ही खत्म होगी, बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट आ जाते हैं, अब डी में बात कर लेते हैं। क्या तेरे टीचर ने बात समझाई, dx और dx में अगर इंटर न्यूक्लियर तुमने अपोजिट कर दी, जेड कर दी, dxy जेड कर दी, तो डेल्टा बॉन्ड बन जाता था। हाँ या ना में जवाब दो भाई। ये डेटा मैंने सिखाया है, ये एक्स वाई है, जेड एक्सिस डाल दी तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डेल्टा। हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ एक्स या फिर वाई एक्सिस डाली तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई। देख लो, एक्स वाई एक्स या वाई जेड वाई या जेड जेड या एक्स, ऐसे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पाई। भैया क्या आप लोगों को रट गई हैं बातें? ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से भी आप लोग जो है डेल्टा बॉन्ड बना पाएंगे। क्या जो मैंने बोला वो समझ में आ गया? अब पूरी ईमानदारी के साथ इसको नोट कर लो, कितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन ये रटा होना चाहिए भैया। ये डेटा रटा जिसको होगा वो अगले सवालों को करेगा। पी एक्स और जेड, हाँ, पाई बॉन्ड की कंडीशन नहीं है ना, कैसे बनाएगा पाई बता, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डाल देगा, ऐसा बन जाएगा। एक्सट्रीम केस होगा, जो बीच वाली लोब होगी ना वो उसको डिस्टर्ब करेगी। मतलब मैंने तो ऐसे कहीं देखा नहीं है, लेकिन अगर बन रहा है तो उसमें एक ही कंडीशन होगी कि जो बीच वाली लोब है ना वो कहीं ना कहीं छोटी कर दी गई होगी, तभी जो ऑर्बिटल है वो आपस में रिपेल नहीं करेंगे, अदरवाइज नीचे वाले ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे बेटा, रिपेल कर देंगे। जितना पढ़ा रहा हूँ इतने से आ जाएगा, टेंशन ना लो।
प्यारे बच्चों आगे बढ़े, नोट तो कर ही लिया होगा। नहीं आएगी ना बॉन्ड बेटा, ऐसा है पी, समझ बात को। ऐसा कोई बॉन्ड आ रहा है तो बॉन्ड तो सेंटर से बनने, सेंटर से हो क्या आएगा, सेंटर से ऊपर प्लस है, सेंटर से नीचे माइनस है, और तुम्हारा प्लस है, तो नेट रिजल्टेंट क्या रहा, जितना ऊपर उठेगा उतना ही उसको क्या कर देगा नीचे, तो वेव आगे मूव करेगी नहीं करेगी। जल्दी से जल्दी कीजिए। चलें आगे। भाई एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया या नहीं, बताता हूँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाऊंगा। अपने लिंक्स कम थोड़ी हैं यार, बहुत लिंक्स हैं लेकिन वो यूज नहीं करते हम लोग। चलें आगे। कैसे मतलब, क्या कह रहा है? चैनल का नाम कुछ कर लेंगे। क्या कह रहा है? क्या पंडित, क्या कह रहा है? फन विद अरुण सर, ऐसा पागल हो गया, ये नाम ही कितना गंदा लग रहा है। करके देखो बेटा। तुम एक बात बताओ, तुम में से कितना बच्चा बैठा है, क्यों कौन सा द्रोही होता है वो, विभीषण टाइप का, जिसने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी। बहुत सारे होंगे अभी भी, जाके करो पहले। हैं? इंस्टा तो मैं खुद ही नहीं चलाता। वो तूने किसको फॉलो कर लिया? आप फाइल वो बना के रखते होंगे ना ये लोग। कभी हमारी सोशल मीडिया से अगर आपको कोई मैसेज वगैरह आता है तो वो मैं नहीं कर रहा, मैं इतना वेला नहीं बैठा हुआ, ये बात समझ में। वो टीम होगी इनकेस कुछ डाल रही होगी तो। चलें आगे, परेशान क्यों? कोई बात नहीं, परेशान ना हो। सी आगे बढ़ जाएं, प्राचिता मूव करें। जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएं। आज अगर तुम थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ना मेरा, तो मैं कल में केमिकल बॉन्डिंग को ख़त्म कर देता हूँ। और क्या, आराम से फिर फेस्टिवल एंजॉय करना। कल कल तो मुझे 3-4 टॉपिक निपटाने हैं, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, और आपका आयनिक बॉन्ड जो रह गया है वो, और लेटिस एनर्जी, उसमें बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल, केमिकल बॉन्डिंग के बाद थर्मो, थर्मो स्टार्ट करा भाई रेडॉक्स में कुछ चलो टाइट्रेशन बढ़ाऊंगा एक वीक बस, नेक्स्ट वीक में टाइट्रेशन बढ़ा दूंगा। चले भाई आगे। टाइट्रेशन से वैसे ही बच्चे कांपते हैं, तो एक वीक में पढ़ के ख़त्म करेंगे उसको, बहुत बेसिक होती है। चलो भाई आगे, बेटा जी आगे मूव करें।
चले आगे। चलो जी, एक बात आपसे पूछनी है, सुनो बेटा। अगर कोई ओवरलैपिंग इतनी सी हुई है बस, और कोई ओवरलैपिंग इतनी सी हुई है, कोई ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा हुई है, बताओ किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? अंडरस्टूड बात है ना? मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पर क्या है? ज़्यादा, ठीक है ना? ऐसा कहते हैं कि साइज जितना बड़ा होगा ओवरलैपिंग उतनी कम होती है। समझ ना इस बात को, यहाँ बन गया उल्टा है। साइज जितना छोटा होगा ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा। मतलब एन का मतलब शेल नंबर, शेल नंबर का मतलब कहीं ना कहीं रेफरेंस किससे है? साइज से ही है। चलिए, फॉर ए स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को ही पढ़ रहे हैं। फॉर ए स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्या ये शब्द समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, और भाई साहब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल करेक्टर। और डायरेक्शनल करेक्टर किसी टीचर ने पढ़ाया हो तो बताओ? एसपीडीएफ का इस तरीके से होता है। बोलो, गेम समझ में आ रहा है? साइज का मतलब कुछ और नहीं है बेटा, शेल नंबर ही है, शेल नंबर ही है, एन जिसको आप लोग बोलते थे। कुल मिला के बात इधर देख ले, इधर देख ले। एक एस एस में बॉन्ड बन रहा है, और एक पीपी में बॉन्ड बन रहा है, और एक डीडी में बॉन्ड बन रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसका शेल नंबर क्या है। मान लीजिए ये शेल भी 3 है, ये 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 भी 3 है। तो शेल से तो नहीं होगा आंसर। अदरवाइज जिसकी सेल छोटी होती उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती? ज़्यादा। लेकिन यहाँ इससे तो आंसर नहीं आया, तो फिर किससे देखेंगे? डायरेक्शनल करेक्टर। इन तीनों में से ज़्यादा डायरेक्शनल करेक्टर किसका है? डी का। तो बस जिसके डायरेक्शनल करेक्टर ज़्यादा उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। अरे हाँ या ना? ये बेसिक बातें समझ में आ गई जब मैं सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर कर रहा हूँ। किस बॉन्ड को कंपेयर कर रहा हूँ बेटा? सिग्मा। पाई वाले केस को सिग्मा से कंपेयर करूंगा तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पाई बॉन्ड। ये भी आप अपने दिमाग में रखोगे इसी। अच्छा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, इसमें क्या रिलेशन होता है बेटा? आप मानोगे ना, माचिस की तीली को तोड़ना और झाड़ू की सीख को तोड़ना, इसको आसानी से तोड़ पाओगे? अरे तुमने तोड़ी नहीं है, लड़के हो ना। दिक्कत यह है कि झाड़ू की सीख को आसानी से तोड़ पाओगे क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? बड़ी। और जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। बोलो, शब्द समझ में आ रहा है आदित्य? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? तो अब जरा अगले सवाल को आदित्य बताने वाला है, बहुत ध्यान से देखो भाई सभी। मैंने बोला बेटा ये 1s है और ये भी 1s है, ये 2s है, ये 2s है, ये 3s है, ये 3s है। आपसे पूछा हुआ है बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहली बुद्धि एन देखना है। अगर एन से सेपरेट नहीं होना तब जाओगे डायरेक्शनल पे, ऐसे नहीं कि सीधा डायरेक्शनल करेक्टर पे चले जाओ। तो एन देखा, एन छोटा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एन किसका छोटा है जी? इसका छोटा है। अगर एन इसका छोटा है तो ऑब्वियस इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी नितांत? ज्यादा हो जाएगी। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर ये। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, बोल दो। क्या ये बेसिक बातें क्लियर हैं? आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है। आप बताइए, ये 2s है और ये भी क्या है? 2s है। ये 2s है और ये भी क्या है? 2p है। ये 2p है और ये 2p है, तो n की वैल्यू तो कांस्टेंट है। लेकिन इस बार जो आंसर आएगा वो किससे आएगा सुहाना? डायरेक्शनल करेक्टर से। एज डायरेक्शनल करेक्टर इंक्रीजेस, जो कि s का, फिर p का, और सबसे ज्यादा d और f का पाया जाता है, तो वैसे वैसे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ने से स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? घट गई। बोलो हाँ या ना? ये है 2p। आपने 2 देखा, 2 देखा, ओके। अगला है 2 अगला है 2 अगला है 2 तो मेरा कहने का मतलब है डायरेक्शनल से ही आंसर आएगा। अब डायरेक्शनल से आंसर आएगा, 2p है, ये sp है, ये ss है और वो pp है। तो आप इन तीनों में तो तुरंत अरेंज कर पा रहे हो। कैसे? सर p और ये भी p, ये p और ये s, ऐसे समझो। ये डायरेक्शनल है और ये भी डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है और ये डायरेक्शनल है, और ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, और ये भी क्या है बेटा? नॉन डायरेक्शनल है। तो साफ पता लग रहा है जो डायरेक्शनल है उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन क्या रहेंगी? स्टेबल रहेंगी, और रहेंगी। और एक्सियल बोलने का मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट इस टाइप की बॉन्डिंग, ऐसे टीपी सिग्मा। और कोलेटरल लेटरल बोलने का मतलब है ऐसे। और सिग्मा और पाई में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सिग्मा। अर्थात इस सवाल का सही उत्तर ये होगा। पल्ले पड़ गया क्या? बोलो भाई। अगला सवाल देखना, जाने इस धरती पे कितनी बार ये सवाल आ चुका है बेटा। HF, HCl, HBr और HI
में से ज्यादा एसिडिक कौन है? आप कहोगे HI। क्यों है ज्यादा एसिडिक? क्योंकि H और I की बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, I का साइज बड़ा होने की वजह से। जब बॉन्ड लेंथ लंबी है तो उसको तोड़ना भी क्या होगा? आसान होगा। इसका मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। जब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, का मतलब एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा इस केस के अंदर? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? एसिडिक करेक्टर क्या होगा इस केस के अंदर? बढ़ जाएगा। अब इसी से आप समझो, अगर HI जल्दी से बॉन्ड तोड़वा रहा है तो HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम या ज्यादा? आंसर हो गया विदाउट यूजिंग VBT। सर HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, अंडरस्टूड है, वो इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है। जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो वो टूटेगा भी आसानी से, और जब टूटेगा आसानी से तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। तो सर ये बात हो गई विदाउट यूजिंग VBT। जरा VBT को यूज कर लेते हैं भाई। ये है 1s और ये फ्लोरीन है बेटा 2p। ये 1s है और ये क्या है? 3p। थर्ड पीरियड आ जाएगा ना। ये 1s है और ये क्या है? ये 1s है और ये क्या है? 5p। से यस और नो? अरे हाँ या ना? आपको बताया मैंने कि जब 1 1 1, आप तो पहले यही देख लो, इसी से पता लग रहा है ये 2 है, वो 3 है, ये 4 है, ये 5 है। n से ही पता लग रहा है। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शेल नंबर छोटा। जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। क्या आप लोगों को पल्ले पड़ गया ये कॉन्सेप्ट? पड़ गया हो तो नोट करो, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। आलिया शर्मा, ध्रुव बिश्नोई, हितांश, माधव, नितांत, ऋषभ, रितिका, सार्थक, विधि दीक्षित, वीर बढ़ाना। जल्दी जल्दी से जल्दी कीजिए, आगे बढ़े। इधर आएंगे सभी। बेटा जी बातें नहीं प्लीज। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, बताइए H2 और F2 में से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? बच्चा बोल रहा है सर ये H है और ये एक H है, ये भी 1s और ये भी 1s। ऑब्वियस है, यहाँ देखेंगे तो ये 2p मिलेगा। P ब्लॉक का है तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? S की। और वैसे S के अलावा आप ये ध्यान रखें, N को पहले प्रायोरिटी देनी है। अगर शेल नंबर बड़ा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम ही होगी, सिंस शेल नंबर बढ़ने से साइज बढ़ गया होगा, और साइज बढ़ने से सुहाना क्या हो गई होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो गई होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग क्या हो गई है उस केस के अंदर? कम हो गई है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे आगे। पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर मैं तुमसे पूछूं तो यहाँ पर मुझे आप अपने आप बताना भाई, ध्यान से सुनो। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। आप एक बात अपना भेजा खोलकर मुझे बताइए, ये 2 2 है तो आपको नहीं लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? मैं पीक देखू ही क्यों? ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3। हाँ यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ D है और यहाँ P है। साफ पता लग रहा है D इज मोर डायरेक्शनल, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी इससे ज्यादा होगी। यहाँ आ जाओ, ये P है और ये P है और ये भी P है, लेकिन आपने देखा ये 3 3 है, यहाँ क्या है? 2 3 है। तो n जहाँ कम होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इवन ऐसा कह देते हैं ये दोनों रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल हैं। रूम टेम्परेचर पर ये दोनों बनते नहीं है, अनस्टेबल बनते हैं, अनस्टेबल। कि अपने बॉन्ड को तुरंत तोड़ने में अपने आप ही तोड़ देते हैं अपने बॉन्ड को। 3p पाई बॉन्ड आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से डेटा क्लियर है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आप बताइए, ये 3 है और ये भी 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 3। अब अगला रीजन केवल और केवल कहीं ना कहीं डायरेक्शनल ही है, और डायरेक्शनल बॉन्ड होता है डी का ज्यादा। आप देखें डी किस में ज्यादा? ये डी। ओके, तो ये बेसिक डेटा आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। कोई डाउट है भाई? यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब जरा अगला सवाल देखें। ये जो अगला सवाल है ये पीरियोडिक में, केमिकल बॉन्डिंग में, आगे चलोगे जीओसी में, क्लास 12th में आ जाओगे आपके पी ब्लॉक में, और क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, ये जो यहाँ लिखे हुए क्वेश्चंस है, इसलिए इनका आंसर एक ही है। इनका आंसर क्या है बेटा जी? एक ही है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, एक आ जाएगा, नीचे वाले ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बच्चा ध्यान से सुन लो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना रहा है, जिसको मैंने सिग्मा और ऊपर वाले को पाई बोला है। कह रहे हैं O2 इज एग्जिस्ट बट H2 डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। लड़ मत जाना कि सर आपने बताया S2 S4 S6 आर एग्जिस्ट। भैया S8 भी एग्जिस्ट करता है ऐसे तो, लेकिन रूम टेम्परेचर पर H2 मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो सर देखो ना, यहाँ पर सर 2p पाई
2p पाई बनेगा। सर क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ऑक्सीजन। यहां आ जाता हूं तो ये बनेगा भैया 3p पाई और 3p पाई। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि यहाँ 3 आ गया ऑर्बिटल या थर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया। तो बेसिकली ये वाली फॉर्मेशन आ रही है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? अनस्टेबल। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप क्या बोलोगे? एक रीजन तो ये है कि आप बोलो सर ये 3 पाई बॉन्ड है और ये जो इधर वाला बॉन्ड है 2 पाई 3 पाई बॉन्ड आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इट इज ओके। आप बोल दोगे आंसर नंबर मिल जाएगा। लेकिन और टेक्निकलिटी में इसका आंसर ऐसे ही बोल सकते हो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, oxygen is more electronegative and lesser the size, so it can easily form p pi multiple bond as compared to sulfur। सल्फर का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसकी बॉन्डिंग एज कंपेयर टू ऑक्सीजन क्या मिलेगी आप लोगों को? कम मिलेगी। ये भी रीजन दे सकते हो, मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल साइज एंड हाई क्या बोलना चाहिए मुझे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? अगला सवाल देखो, अगला सवाल कोई कह रहा है आप लोगों से कि काम करो भैया, N2 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन P2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? रीजन इज सेम, यहाँ जो बॉन्डिंग होगी वो 2p पाई होगी, जबकि यहाँ जो बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगा? 3p पाई। तो भैया रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता, हो सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर एग्जिस्ट करे। क्या गेम समझ में आ गया? अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल फिर से वही आता है, CO2 बन जाता है, SiO2 नहीं बनता रूम टेम्परेचर पर। ऐसे तो सिलिका डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, SiO2 कैन फॉर्म, लेकिन रूम टेम्परेचर पर अपने आप के ही बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। रीजन क्या होगा? रीजन कहीं ना कहीं फिर से बॉन्डिंग से आएगा। ऑक्सीजन बेटा 2p, कार्बन जो मिलेगा वो भी क्या है? 2p, तो 2p पाई बॉन्ड बनना है। यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन तो 2p है, लेकिन सिलिकन कितना आ जाएगा भैया? सिलिकन 3p आ जाएगा। और मैंने बात आपको देखो यहाँ लिखवाई है कि ना केवल 3 पाई बॉन्ड भी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या ये गेम समझ में आया क्लास के सभी बच्चों को? पूरी ईमानदारी के साथ इसको नोट करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ इसको नोट करेंगे सभी। चलें आगे। भाई साहब ये नोट हुआ क्या? बोले भाई आगे। क्या बात है? आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ा जाए? प्यारे बच्चों आगे मूव किया जाए, मूव करते हैं आगे, आते हैं आगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुशील टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसको समझो भाई। इसकी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना, वो बच्चा कामयाब होता है, ये बता रहा हूँ आपको। 11th-12th में राइटिंग खराब हो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड हैवी होनी चाहिए, क्योंकि 11th-12th में राइटिंग सुधर नहीं सकती। आप ये सोचो रोज सुलेख लिख दूंगा तो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि इतना समय नहीं है। अब जो सुधर नहीं सकता उसके ऊपर काम क्या करना। ये राइटिंग बहुत खराब थी भाई, बहुत खराब, मतलब लाइन नहीं मिलती थी मुझसे, हैं? लेकिन लिखते लिखते हो जाती है प्रैक्टिस, अब तो बहुत सुधर गई है। चलें भाई आगे, चलिए भाई। ओह सुंदर सवाल, इधर आएंगे भाई सभी। सुंदर सवाल देखने से पहले इस सवाल की डेप्थ को समझना होगा भाई। देखिए यहाँ F2 मॉलिक्यूल है। अब आप कहोगे यहाँ कॉन्सेप्ट जो है आपका घूमेगा, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। आप जानते हो जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा बॉन्ड लेंथ जस्ट क्या मिलेगी उसके? इधर देख दक्ष, ये F2 है बेटा,
अगर ये F2 है तो तू जानता है इसको तोड़ेगा तो FF मिलेगा तुझे। ये भी सेकंड पीरियड पी ब्लॉक का है और ये भी सेकंड पीरियड पी ब्लॉक का है। क्लोरीन देखोगे तो ये भी क्या मिलेगा तुम्हें, 3p3p। ये भाई साहब क्या मिलेंगे, 4p4p, फोर्थ पीरियड के ना, और ये 5p5p। अब इसको देखकर आप लोग थोड़ा सा बहक जाओगे। बहकना कैसा होता, आप सोचोगे कि सर एन से साफ पता लग रहा है कि भाई की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, कट जाएगा। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा इस केस में, कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि आप लोग ये तो सीख गए लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रूल भूल गए आप। क्या था सर, फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, और साइज छोटा, साथ साथ इलेक्ट्रॉन लिए हुए बैठा हुआ बेचारा, और यहां से एक और फ्लोरीन है और इसका साइज भी क्या है, छोटा, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन है भाई के ऊपर भी। अब ये पहले से ही बहुत दुखी था, आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जबरदस्त चल रहा था, थोड़ी सी एनर्जी दोगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ तो घटी ना, स्ट्रेंथ तो घटी ना। और इसके पीछे रीजन क्या है, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पर देखा गया, और इसका ऑर्डर कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं यहां आ गया। सर ये एक्सपेरिमेंटल है क्या, यस। Cl2 सबसे ज्यादा, देन Br2, देन F2, देन I2। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या ये बेसिक समझ में आ गया, ये स्ट्रेंथ है, किस ऑर्डर में स्ट्रेंथ। लेकिन अगर मैं बॉन्ड लेंथ लिखने चलूँ ना, बॉन्ड लेंथ, तो भाई बॉन्ड लेंथ, हाँ वहाँ उस केस में यही रहेगी, F2, उसके बाद Br2, उसके बाद Cl2, और उसके बाद I2। सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पहले Cl2 और उसके बाद Br2, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो देखी गई है ना, बॉन्ड लेंथ बनने के बाद देखी गई है। रिपल्शन जो हुआ पहले बॉन्ड बन गया था, उसके बाद हुआ ना रिपल्शन, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो नॉर्मल रहेगा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। इस सवाल में जर्नली कंफ्यूजन होती है, और इस कंफ्यूजन को रोकने के लिए ही मैं बता रहा हूं कि ये हुआ ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन, तो फील more and more repulsion, more repulsion। नोट हो गया क्या, बोल दो प्यारे बच्चों, क्या ये डेटा नोट हो गया। अगला सवाल जो बताएगा क्लास का बेहतरीन बच्चा, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, सोचिए। किसका सबसे ज्यादा होगा, बता बेटा, कृतिका, कृतिका बता। ऐसी बात नहीं, बताना पड़ेगा, बोल, तू बोल सुहाना, किसका ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। आप एक बात बताओ, एक ए एलिमेंट है, ये बी एलिमेंट है, अगर ए बी को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी, लॉजिक है ना। ये इसको अपनी तरफ क्यों खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, या मैं कहूं दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, यही तो सेंस है। तो आप ये बताओ, क्या तुम्हारे टीचर ने ये गेम तुम्हें सिखाया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा होती है अपने आइसोटोप डी से और टी से यस और नो। अगर ये बात सही है तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 2.1 है, ये 3.5 है, डिफरेंस बता, 1.4। यहां मैं आ जाता हूं तो ये मान लेते हैं 2.0 और ये 3.5, डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ मान लेते हैं 1.9, और ऐसा हो या नहीं हो पता नहीं, लेकिन कम होती है, फ्रैक्शनल होती है। यहाँ 3.5, डिफरेंस फिर से क्या आ गया, 1 पॉइंट से। आप बताइए कहाँ डिफरेंस मैक्स है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्स होगा, ऑब्वियस बात है यार, वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही तो पूछा था, मास से भी देख सकते हैं, हैवियर आइसोटोप का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, ज्यादा। जब उल्टा हो गया ना आंसर, बताओ जरा गीतांश, नितांत, नितांत तू आज ऑनलाइन कैसा आया बेटा, चले भाई, अप्रोच क्लियर है ये, बताइए जरा।
जल्दी जल्दी देखिए भाई। डिफरेंस क्यों ज्यादा है? डिफरेंस मत देख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच की सबसे ज्यादा है, उसके पास में जो खड़ा है वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है, तो वो आसानी से देगा या मुश्किल से? मुश्किल से ना। अरे बस, बातें नहीं। बेटा जी इधर सुन लीजिए सभी। एक सवाल आता है यहाँ पर, एक सॉलिड होता है, नाम है इसका कोवलेंट सॉलिड। क्या नाम है इसका बेटा? कोवलेंट सॉलिड। अच्छा, कोवलेंट सॉलिड कौन से सॉलिड होते हैं? जैसे ग्रेफाइट हो गया, जैसे डायमंड हो गया, ये सभी कैसे सॉलिड है बेटा जी? कोवलेंट सॉलिड है। या जो भी चमकीले जाइंट मेटल बोलते हैं इनको, जाइंट्स कंपाउंड या जाइंट्स मेटल या जाइंट्स सॉलिड बोल दो ज़्यादा अच्छा है, इन सभी को कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड? अदर देन कोवलेंट सॉलिड, है ना, सिंपल डेफिनेशन है ना। कोवलेंट सॉलिड के अलावा जो भी होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका सेंस मैं बताता हूँ, जो स्टेट पर डिपेंड करे। जैसे वाटर है, वाटर बेटा सॉलिड में कुछ और है और लिक्विड में कुछ और है। रूम टेम्परेचर पर वाटर क्या मिलेगा आप लोगों को? लिक्विड। और लेकिन जब 0 से कम पहुंचाओगे टेम्परेचर तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को? डिफरेंट फॉर्म। इसका मतलब है मैं यहाँ तो लिख रहा हूँ अदर देन कोवलेंट, लेकिन सेंस में अभी आपको अगले क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगा। जैसे अगर मैं यहाँ एक और लिख लेता हूँ ऑप्शन, डायमंड लिख लेता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सवाल क्या है? कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है? ये तो खत्म, कोवलेंट सॉलिड है। BF4 सॉलिड ही नहीं है। कॉपर बेटा जी मेटालिक सॉलिड है। कैसा सॉलिड है मेरे भाई? ये मेटालिक सॉलिड है। इसका आंसर NH4Cl इसलिए नहीं है क्योंकि तो आयनिक कंपाउंड है, टूट जाता है तुरंत। NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। जरा ड्राई आइस देखिए, ड्राई आइस बेसिकली सॉलिड CO2 को ही तो कहते हैं। वैसे तो CO2 गैस है, लेकिन जैसे ही कम टेम्परेचर पर उसको पहुंचाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? ड्राई आइस। ये देखी ड्राई आइस, शादियों में देखा जब दुल्हन आ रही हो, धुआं धुआं, क्या है बेसिकली? ड्राई आइस है। एक उनका वो रहता है मटका टाइप से, उसमें डालते रहते हैं वो, गर्म पानी डालते रहते हैं। अब देखो पूरा मैकेनिज्म बता देगा कि जैसे वो आ रही है तुरंत डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, नोट करोगे इस सवाल को? स्पीड में नोट करो भाई। डन है भाई? अंतिम सवाल ऑफ टुडेज क्लास, एक बार इसको देख लें आप लोग सभी। बातें नहीं, सीखना है। बेटा बातें नहीं करनी। जी, अगला सवाल ट्राई करेंगे सभी। खुद से पहले अगला सवाल ट्राई करें और बताएं मुझे आंसर। एक बात बताओ, यहाँ बोला हुआ है विच हैज लीस्ट टेंडेंसी टू पॉलीमराइजेशन। अच्छा, पॉलीमराइजेशन क्या होता है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट से, चौथे एलिमेंट से, पांचवें एलिमेंट से फला 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 मिलता चला जाए, तो इसका नाम क्या हो जाता है? चिलेशन। इसी टॉपिक को क्या बोलते हैं? चिलेशन। इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। छोटी 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 यूनिट मिलके बड़ा बना दें, जैसे पॉली इथीन। अरे जो होता है इथीन ही तो होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके एन टाइम लिख देते हैं तो पॉलीथीन बन गया।
बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पॉलीथीन जो होती है, पॉलीथीन ही तो बोलते हो आप लोग, इट इज नॉट पॉलीथीन, इट इज पॉलीइथीन। नहीं बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका साइज बहुत छोटा होगा तो क्या चिलेशन पॉसिबल है? साइज कैसा होना चाहिए बेटा जी? बड़ा बड़ा, तभी तो हैंडलिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया, इनको अगर मैं अरेंज करूं तो सिलिकॉन यहाँ आता है, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। साइज के ऑर्डर में ऐसा होगा, लेफ्ट राइट साइज क्या होता है? घटता है। इसका मतलब इसका साइज सबसे छोटू, साइज सबसे छोटा होगा, तो इसका मतलब कैटेनिशन प्रॉपर्टी, कैटेनिशन भी बोल देते हैं, कैटेनिशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कैटेनिशन घटने का मतलब क्या है? पॉलीमेराइजेशन भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? घट जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ओनली। डी इज द राइट आंसर, ClO4 नेगेटिव। ऐसा ही हो जाता। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए भाई। मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस दे रहा हूं और 10 मिनट्स हैं आप लोगों के पास बस करने के लिए। 20 क्वेश्चंस, 10 मिनट्स। अभी ना इसमें क्या नाम है तेरा, लक्ष्य, अभी इसमें वो वाला टॉपिक रह रहा है, पाई बॉन्ड डी पाई डी पाई कैसे निकालते हैं वो, चाहे सीख के जला जियो मुझसे अभी, अगर जल्दी है। जल्दी तो नहीं है, कल पढ़ाऊंगा वैसे उसको, जल्दी है तो आज सीख ले। बातें नहीं, शीट मिल गई इस रो को सबको? तुम्हें मिल गई भाई? दे दो बेटा, सीट पीछे देते रहो। अच्छा पीछे दे दिया दिव्यांग का। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मैम से शीट ले लो भाई, ऐसे डाल दीजिए अपने मैम पे।